दोस्तों, आपने अक्सर इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में सुना होगा, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश एक मजबूत रणनीतिक ढांचा बना चुके हैं। लेकिन अब एक नया विचार सामने आ रहा है जिसे कहा जा रहा है इंडो मेडिटेरेनियन यानी हिंद भूमध्य सागर क्षेत्र। ये क्षेत्र भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और इसी मार्ग से ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां पूरी दुनिया में संचालित होती है। और यहीं पर भारत ने बड़ा दांव खेला है, जहां पर भारत के साथ दो और देश साथ आए और एक नया संगठन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इस बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर डॉलर को लेकर आ रही है, जहां पर अमेरिका के एक डेटा ने डॉलर को बड़ी चोट पहुंचाई और ये काफी नीचे गिर चुका है। साथ ही भारत और चीन मिलकर डॉलर की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र की। इंडो पैसिफिक की तरह इंडो मेडिटेरेनियन का ढांचा अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट अभी नया और शुरुआती दौर में है। इसके दायरे और सीमाएं अभी भी तय की जा रही है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र बहुत अहमियत रखने वाला है। यहाँ भारत, मिस्र और ग्रीस मिलकर एक नई साझेदारी की पहल कर सकते हैं और ये न सिर्फ इन तीनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल भारत, मिस्र और ग्रीस के पास अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी ताकतें हैं जो इन्हें खास बनाती है। भारत आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, हमारे पास तकनीकी क्षमताएं हैं और हिंद महासागर में उसका गहरा प्रभाव है। भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और उसकी ऊर्जा की जरूरतें भी बहुत अधिक है। दूसरी ओर ग्रीस की ताकत उसका भौगोलिक स्थान है। वह यूरोप और भूमध्य सागर के बीच बैठा हुआ है और समुद्री व्यापार का लंबा अनुभव रखता है। साथ ही ग्रीस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के कारण भारत और मिस्र को यूरोप से सीधे जोड़ सकता है। वहीं मिस्र की सबसे बड़ी ताकत है स्वेज नहर। ये नहर हिंद महासागर को सीधा यूरोप से जोड़ती है और 21वीं सदी के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में से एक है। इसके अलावा मिस्र का अफ्रीका और अरब दुनिया में गहरा प्रभाव है, जो इस साझेदारी को और मजबूत बना सकता है। अगर ये तीनों देश मिलकर एक त्रिपक्षीय साझेदारी बनाते हैं तो इसके दूरगामी फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा सुरक्षा के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद और बड़े देशों के दबाव जैसी चुनौतियां हमेशा बनी रहती है। भारत, मिस्र और ग्रीस की नौसेनाएं और खुफिया सहयोग मिलकर इस पूरे मार्ग को सुरक्षित बना सकते हैं। दूसरा फायदा होगा आर्थिक सहयोग में। भारत के लिए यूरोप तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता स्वेज नहर है। अगर भारत और मिस्र के रिश्ते गहरे होते हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार दोनों मजबूत होंगे। ग्रीस इस व्यापार को यूरोप में फैलाने का बड़ा माध्यम बन सकता है। तीसरा अहम पहलू है सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत, मिस्र और ग्रीस तीनों ही प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। इन देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। अगर ये साझेदारी मजबूत होती है तो पर्यटन, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग देखने को मिल सकता है। आज की दुनिया में ऊर्जा और व्यापार के रास्ते सबसे अहम माने जाते हैं। भारत, मिस्र और ग्रीस जिस जगह पर स्थित है, ये 21वीं सदी के सबसे अहम मार्गों में आता है। यही वह रास्ता है जिससे एशिया का तेल, गैस और व्यापारिक सामान यूरोप तक पहुंचता है। अगर इस मार्ग की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है तो न केवल तीनों देशों को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर ये तीनों देश साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये साझेदारी सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रह सकती। भविष्य में इसमें सऊदी अरब, इटली, फ्रांस या अन्य यूरोपीय और अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र एक नए रणनीतिक ढांचे के रूप में उभर सकता है, जैसा हमने इंडो पैसिफिक के मामले में देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार केंद्र में भारत, मिस्र और ग्रीस जैसे देश होंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रम्प की पॉलिसी अब अमेरिका को और अमेरिकी लोगों को बड़ा झटका दे रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि अमेरिकी मजदूर बाजार अब ठंडा पड़ रहा है। अगस्त में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में से 22,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि बाजार को उम्मीद थी कि यह आंकड़ा करीब 75,000 तक रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारी दर भी बढ़कर 4.3% तक पहुंच गई, जो 2021 के अंत के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। मजदूरी की बढ़ोतरी उम्मीदों के मुताबिक रही, लेकिन नौकरियों को इतनी कम संख्या ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी और डॉलर पर बिकवाली का दबाव साफ नजर आया। इस गिरावट का असर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की
ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों पर भी पड़ा। पहले से ही बाजार मानकर चल रहा था कि फेड इस महीने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा, लेकिन एनएफपी रिपोर्ट के बाद अब 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती की संभावना भी जुड़ गई है। फेड वॉच टूल के अनुसार इसकी संभावना अब 12% तक बढ़ गई है, जबकि रिपोर्ट से पहले ये बिल्कुल शून्य थी। कमजोर आंकड़ों और दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने डॉलर को हर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर कर दिया। डॉलर इंडेक्स जुलाई 28 के बाद के सबसे निचले स्तर तक गिर गया और 97.50 के ऊपर ही स्थिर रह पाया। साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.08% तक गिर गई और 2 वर्षीय यील्ड 3.49% तक आ गई। यह दोनों ही अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार केविन हेसेट ने भी रोजगार के इन आंकड़ों को निराशजनक बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई अभी भी काबू में है और आर्थिक वृद्धि की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर 1% से ज्यादा नीचे गिरा। हालांकि अमेरिका के लिए मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली, बल्कि अमेरिका को अब सबसे बड़ा झटका चीन देने वाला है। चीन ने हाल ही में एक बड़ा दांव खेला है। उसके बैंक अब डॉलर के मुकाबले शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो वो डॉलर के गिरने पर दांव लगा रहे हैं। अगर डॉलर कमजोर होता है तो चीन के बैंकों को सीधा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। असल में अमेरिका की फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रही है। इससे डॉलर मजबूत हुआ और चीन की करेंसी युआन दबाव में आ गई। लेकिन चीन ने हार मानने के बजाय सीधा खेल पलटने की कोशिश शुरू कर दी। डॉलर को नीचे लाओ और युआन को बचाओ, ये कोई छोटा प्लान नहीं है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अमेरिकी बॉन्ड्स की भारी बिक्री की है। सिर्फ 2021 से अब तक वो करीब 300 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच चुका है और दूसरी तरफ वो लगातार सोना खरीद रहा है। आज चीन के रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा 2015 के बाद सबसे ज्यादा हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी शुरू कर दी है। पिछले एक साल में भारत ने यूएस ट्रेजरी बिल्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई और इसके साथ ही अपने सोने के भंडार को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। असल में ये सिर्फ चीन और भारत की स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई लहर चल रही है। बहुत से देश अब डॉलर पर पूरी तरह भरोसा करने की बजाय अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा हथियार बन रहा है गोल्ड। यही नहीं, ब्रिक्स देश भी अब ओपनली कह रहे हैं कि लोकल करेंसी और गोल्ड बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना। याद कीजिए जब रूस पर 2022 में अमेरिकी सैंक्शन लगे थे और डॉलर सिस्टम से उसे बाहर कर दिया गया था, तब दुनिया को समझ आया कि डॉलर पर ज्यादा निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ा तो आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे ऑयल हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और बड़ा सौदा, डॉलर की जगह युआन या गोल्ड में होने लगेगा। उस दिन डॉलर बस एक करेंसी रह जाएगी, ना कि दुनिया की रीढ़। लेकिन ध्यान रहे, ये रास्ता आसान नहीं है। अभी भी दुनिया के रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में ही है। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो चीन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग खुद चाहते हैं कि चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हब ना रहे, बल्कि एक फाइनेंशियल पावर हाउस भी बने। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? क्या अगले 10 से 15 साल में युआन, गोल्ड या कोई नई डिजिटल करेंसी दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाएगी? एक बात तो साफ है, गेम बदल रही है। डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और चीन के साथ कई देश इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि आने वाली जनरेशन ग्लोबल ट्रेड डॉलर में देखेगी या किसी नए सिस्टम में। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।